हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम प्रभाकर है। मैं यहाँ पे अभी साइंस और मैथ्स की क्लासेस लूँगा। मैं क्लास 10 को अभी टारगेट कर रहा हूँ, उसके बाद क्लास 9 या 11th और 12th को देखेंगे। मेरे बाकी फ्रेंड्स अभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अदर क्लासेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो भी शेयर करेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में अभी देखा, जो भी हमारी प्लानिंग थी कि कितने चैप्टर्स हैं, 16 चैप्टर्स हैं, उसको हम कवर करेंगे धीरे धीरे एक एक करके। फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसमें हम देखते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। जैसे कि हमने देखा होगा दूध का फटना। घर में अगर दूध को हम गर्मियों में खुला छोड़ देते हैं कमरे में, तो ये रूम टेम्परेचर पे भी दूध फट जाता है। तो ये दूध का फटना, ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। दूसरा है जंग का लगना। जैसे हम लोहे की छड़, जैसे आपने देखा ही होगा दरवाजे में, अगर कोई लोहे की छड़ या लोहे की कड़ी लगी हुई है तो उसमें जंग लग जाती है। कोई जो अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, नमी के कांटेक्ट में आता है, इसको आर्द्र बोलते हैं, तो इसमें जंग लग जाती है। और एक और एग्जाम्पल है जिसमें बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मतलब किण्वन, इसको हिंदी में बोलते हैं। इसमें क्या होता है किण्वन में? आपने देखा होगा, एक्चुअली ये अल्कोहल बनाने के प्रोसेस में यूज होता है, वाइन जिसको बोलते हैं। ये जब अंगूर से वाइन बनाते हैं तो इसमें ईस्ट का यूज होता है। और ये फर्मेंटेशन वैसे आगे है भी, इसमें चैप्टर में हम आगे देखेंगे फर्मेंटेशन को डिटेल में। और ये जो तीनों हैं, दूध का फटना, जंग लगना और किण्वन, ये केमिकल रिएक्शन का उदाहरण। ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे कि जो भी परिवर्तन होता है वो दो तरीके के होते हैं। एक तो भौतिक परिवर्तन जिसको फिजिकल चेंज बोलते हैं, और एक रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया भी बोल देते हैं, रिएक्शन भी बोल देते हैं कभी कभी। अब आगे देखते हैं। इसमें होता क्या है, परिवर्तन का मतलब क्या होता है? पहले कोई चीज थी, अब उसमें कुछ चेंजेस आ गए। जैसे कि आपने देखा होगा एक आपने दूध से दही का बनना, ये भी एक परिवर्तन है। दूध था पहले, उसमें आपने कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलाई, जिससे कि वो बाद में दही, मतलब दही जम गया और दही बन गया। तो दूध से दही का बनना भी एक तरह से रिएक्शन है। आपने पानी का एक बीकर लिया, इसमें और इसमें चीनी डाल दी। तो चीनी डालते ही इसमें क्या हो गया, चीनी इसमें घुल गई। तो ये भी एक परिवर्तन है। इससे भी हम एक परिवर्तन कह सकते हैं। अभी इसको परिवर्तन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिकल और केमिकल। अब एक इसमें एक्सपेरिमेंट दिया गया है। एक्सपेरिमेंट में दो स्टेप है। पहला स्टेप है कि आप एक ग्लास लीजिए, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड को इसमें आप डालिए, मैग्नीशियम। और इसके बाद सॉरी, इसमें क्या होता है कि हम एक वायर लेते हैं, एक रिबन रिबन लेते हैं जो मैग्नीशियम का बना होता है। और इस रिबन को हम चिमटे से पकड़ लेते हैं, और इसको हम बर्नर के माध्यम से, ये गैस गैस जैसा होता है कुछ बर्नर, आपने अगर लैब में कभी गए होंगे तो देखा होगा। इस बर्नर से धीरे धीरे इसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद यहाँ पे प्लेट जो है, यहाँ पे कुछ ऐश टाइप का, राख टाइप का कुछ गिरता है। ठीक है। ये जो राख गिरता है इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर हमसे पूछा जाए कि मैग्नीशियम रिबन को अगर हम हवा में दहन करें या गर्म करें तो इससे क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है। और इसका अगर हम रिएक्शन के अभी आगे आपको ये समझ में आएगा डिटेल में जब हम जाएंगे रिएक्शन के मैकेनिज्म में। जैसे मैग्नीशियम है तो इसमें हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम एलिमेंट जो है, ये हवा में ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। ठीक है। और इसके बाद क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है, MgO बोलते हैं इसको, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये व्हाइट कलर का, श्वेत कलर का चूर्ण होता है, मतलब ये राख होती है।
ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये भी एक, अब ये चेंज ही तो है, ये मतलब हमारे पास क्या था, मैग्नीशियम रिबन था, और इससे क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, हवा से रिएक्शन करके, हवा में ऑक्सीजन थी, उससे रिएक्शन करके ये बन गया। तो ये भी एक चेंज है, एक उदाहरण दिया गया है इसमें। अब हाँ, साथ में ये भी है कि जो मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो वो किस कलर का, श्वेत चमकदार, मतलब चमकता हुआ व्हाइट कलर की लौ के साथ जलता है। ठीक है, और इसमें एक सेकंड एक्सपेरिमेंट भी दिया गया है। इसमें क्या बोला गया है कि एक परख नली में एक लेड नाइट्रेट, लेड मतलब शीशा, जो हम मिरर देखते भी, ये उससे ग्लास होता है, जो ग्लास, ग्लास तो जानते ही होंगे। तो लेड नाइट्रेट, इसका घोल एक बीकर में लीजिए, और उसमें पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड के घोल को मिला दीजिए। क्या बोल रहे हैं कि लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए और इसमें पोटेशियम आयोडाइड को मिला दीजिए, तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा एक लेड आयोडाइड बनेगा, जो कि पीला कलर का होगा, और एक पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। इसको हम देख लेते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट जो होगा वो व्हाइट कलर का होगा। तो अगर हम इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे एक्चुअल में, तो ये हमें दिखेगा अलग से बनता हुआ, एक पीले कलर का लेड आयोडाइड अलग, और ये सफेद कलर का पोटेशियम नाइट्रेट अलग से दिखेगा। एक थर्ड एक्सपेरिमेंट भी दिया गया है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको देखते हैं। इसमें क्या बोलते हैं कि आप एक बीकर ले लीजिए, ठीक है, फ्लास्क इसको बोलते हैं। इसको बीकर में क्या करिए, इसमें लिक्विड, इसमें डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूटेड तंग मतलब डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए, और इसमें दानेदार जस्ता, जिंक, जिंक अब आपने देखा होगा, इसे खेतों में भी पड़ता है, जिंक डालते हैं। तो ये जिंक जो होता है, इसको हिंदी में जस्ता बोलते हैं, दानेदार जिंक, इसको डाल दीजिए बीकर में, सल्फ्यूरिक एसिड में। तो सल्फ्यूरिक एसिड में अगर जिंक का जस्ता डालेंगे, तो इसमें हाइड्रोजन गैस बनती है। और ये अगर कांच की नली से देखें, तो अगर ऊपर यहाँ पे हम हाथ रखेंगे ना, तो यहाँ पे हमें फील होगा कि एहसास होगा हमें कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट है, इसको हम करके देख भी सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि दानेदार जिंक को अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, कोई भी एसिड अम्ल को हम अगर मिलाएं दानेदार जिंक में, तो कौन सी गैस का निर्माण होता है, तो आंसर क्या है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हमारे पास एक तरह से उदाहरण दिए गए हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या हो सकता है। जैसे अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, या फिर रंग में परिवर्तन हो सकता है उसकी अवस्था बदल जाए, पानी से मतलब बर्फ बन जाए, या पानी से भाप बन जाए, अवस्था परिवर्तन। ठीक है, आपने को पता ही है ना, द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, तो ठोस, सॉलिड, लिक्विड, एंड गैस जो बनता है, सॉलिड, लिक्विड, ठीक है, और गैस, ये तीन अवस्थाएं होती हैं। तो या तो सॉलिड से लिक्विड हो जाए, लिक्विड से गैस हो जाए, तो ये तो हो गया अवस्था परिवर्तन। या फिर रंग में परिवर्तन, उसका कलर चेंज हो जाए, जैसे पहले किसी और कलर का था, बाद में किसी और कलर का हो जाए। ठीक है, तो इसको भी हम रासायनिक प्रक्रिया में ले लेंगे। गैस का निकास या उत्सर्जन, मतलब, या जैसे यहाँ पे हमने देखा, जिंक, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डालने से क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो या तो कोई गैस का वहां पे निर्माण हो जाए, और उसका निष्कासन या उत्सर्जन मतलब वही होता है कि गैस कोई बनी और वहां से निकल रही है, हमें एहसास हो रहा है। ठीक है, या फिर तापमान में परिवर्तन, मतलब हमने कुछ दो चीजों को मिलाया, ए और बी को मिलाया, और इसका जो बीकर में था उसका टेम्परेचर बढ़ने लगा, तापमान बढ़ने लगा। ठीक है, जैसे इसको आगे देखेंगे हम, अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने देखा होगा घर में, अभी तो नहीं होता, पहले क्या होता था कि चूना लाते थे घर में। ठीक है, चूना का एक पत्थर टाइप का होता था, ऐसे चूना, इसको क्या करते थे, बीकर में रख के इसमें पानी डालते थे। तो पानी डालते ही ये बर्तन को अगर छुएंगे ना, बहुत गर्म हो जाता था। अपने घर में देखा होगा, दीवार पे पेंट वेंट करने के लिए लाते हैं, तो इसमें ये जो होता है, इसमें क्या होता है, बीकर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये भी, अब चूना तो गल जाता है इसमें, लेकिन चूना गलने के साथ साथ क्या होता है, जब चूना पानी से अपक्रिया करता है ना, तो इसमें टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे कैसे पूछा जाएगा कि रासायनिक अपक्रिया में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, कि रासायनिक अपक्रियाओं में मतलब कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं, तो आपने देखा, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निष्कासन और निष्कासन,
और ताप में परिवर्तन। ठीक है, तो इनमें से कोई भी होगा, ये 4 टाइप के हैं, कोई भी होगा तो हम उसको कहेंगे एक रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? अब यहाँ पे लिखा है, इसको आप पढ़िए कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। अभी हमने देखा ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन जो था उसका दहन होता है, तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। अब ये तो हो गया रासायनिक अभिक्रिया। अब इसको हम रासायनिक, अब इतना बार बार लिखने का मतलब क्या है, तो हम इसको एक समीकरण में लिख देते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो आपने पढ़ा। अब इसको अगर हम इंग्लिश के लैंग्वेज में लिखें, भाषा के रूप में लिखे, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको हम छोटे शॉर्टकट में लिख दिया इसे। ठीक है, अब शॉर्टकट में तो लिख दिए, और इसको हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भी हम सोचते हैं कि थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखे, जिससे कि किसी को समझ में भी आ जाए और ज्यादा लिखना भी ना पड़े। ठीक है, संक्षिप्त में लिख सकते हैं। संक्षिप्त में इसको ऐसे लिखते हैं कि मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और इसके बाद हम एक तीर लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसके बाद हम एक तीर लगाए और यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब इसके देखो, तीर के दोनों तरफ अगर देखो तो 2 भाग हैं। ठीक है, एक भाग ये है, इसको बोलते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, एक भाग ये वाला है, इधर तीर के पहले वाला भाग। ठीक है, बाएं साइड। तो जो ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं अभिकारक, या फिर रिएक्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट और यहाँ पे प्रोडक्ट, 2 पार्ट होते हैं, एक एरो के राइट साइड में, एक एरो के लेफ्ट साइड में। राइट साइड वालों को बोलते हैं प्रोडक्ट, उत्पाद, या और लेफ्ट साइड वालों को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट या फिर अभिकारक। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि अभिकारक किसे कहते हैं। ठीक है, और तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अ, यहाँ पे आप डेफिनेशन तो देख ही सकते हैं, और इसमें मेनली जो भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको क्या कहते हैं, अभिकारक। और जो उत्पाद बनता है, मतलब अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, उसको क्या कहते हैं, उत्पाद। ठीक है, जो अभिक्रिया में रिजल्ट होता है, रिजल्ट जो भी निकलता है, निष्कर्ष, उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक रिएक्शन दे रखा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड इज इक्वल टू MgO। ठीक है, अब देखो, इधर कितने मैग्नीशियम है, एक। ठीक है, रिएक्टेंट में कितने मैग्नीशियम है, एक। उत्पाद में कितने मैग्नीशियम है, एक। तो एक मैग्नीशियम उधर है, एक मैग्नीशियम इधर है, लेकिन इधर 2 ऑक्सीजन है एटम, और यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन एटम है। मतलब क्या है कि ये समीकरण जो लिखा हुआ है ना, ये बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है। तो क्या करेंगे, संतुलित नहीं है तो संतुलित करना पड़ेगा भाई। जितने ऑक्सीजन इधर है रिएक्टेंट में, उतनी ही ऑक्सीजन हमें प्रोडक्ट में रखना पड़ेगा। तो अब हम अगला जो देखने वाले हैं यहाँ पे, कि समीकरण का संतुलन कैसे करें। कोई भी समीकरण दिए, तो अब समीकरण के संतुलन में भाई क्या, अब जैसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भाई समीकरण संतुलित करना है, उसमें सबसे जरूरी बात क्या होती है, क्या चीज ध्यान में रखना होता है, वो ये होता है कि परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान रहती है। परमाणु क्या होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, ठीक है, ऑक्सीजन, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है उसको एक एक परमाणु बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया एलिमेंट, और ये मैग्नीशियम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ये एक अणु हो गया, ये परमाणु नहीं है, ये अणु है। कार्बन डाइऑक्साइड एक अणु है, मॉलिक्यूल है। तो इसमें 2 चीजें से बना है, जैसे इसमें एटम, परमाणु की इंग्लिश हिंदी परमाणु है, इंग्लिश क्या है, एटम। ठीक है, एटम बोलते हैं। तो ये कार्बन एटम, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम और कार्बन के 1 एटम, ये मिलकर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल। ठीक है, और अब इसमें हम आगे देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। अब 9th में, मतलब आपने, मैंने नहीं बताया, आपने 9th में शायद पढ़ा होगा कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या होता है। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम ये बोलता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है,
तो उसमें भाई ना तो द्रव्यमान बनता है नया, और ना ही विनाश होता है। मतलब ना ही घटता है, ना ही बढ़ता है और ना ही घटता है। मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि अगर 1 किलो एक चीज लिया गया और 1 किलो दूसरी चीज लिया गया, इन दोनों को मिला दिया गया और एक प्रोडक्ट बना यहाँ पे, तो इधर जो भी हमारा ये रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट और ये जो प्रोडक्ट है, इसमें जो क्या होगा, मास कांस्टेंट होगा। यहाँ पे एक है और एक 2 किलो है, तो यहाँ पे 2 किलो बनेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। इसमें ना दो से कम होगा ना दो से ज्यादा होगा, मतलब ना तो द्रव्यमान एक्स्ट्रा ऐड होगा और ना ही कंज्यूम होगा। ठीक है, तो इसको मैंने जैसे यहाँ पे लिख रखा है, ना ही चोर है और ना ही दानी। मतलब चोर मतलब ना ही चुरा सकते हैं इनमें से, ना ही कम हो कर सकते हैं, और ना ही दानी है कि भाई एक्स्ट्रा दे दें इसमें। ठीक है, तो ये होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब जैसे यहाँ पे देखो, अगला एक रिएक्शन दिया गया है, ठीक है, जो हमने अभी पहले ही देखा, जिंक का हमने देखा था ना, जिंक जस्ता जिसको बोलते हैं, और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया था या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दिया था। तो इसमें क्या बना था, जिंक सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकली थी, हमने देखा था ना, हाइड्रोजन गैस निकली थी। तो अब इस रिएक्शन को या तो हिंदी में लिखें, इतना बड़ा सा लिखना पड़ेगा इसको, हिंदी में ना लिखने के बजाय हम इसको समीकरण के ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, शब्द समीकरण, शब्द समीकरण। ठीक है, जिंक को Zn से लिखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को लिखते हैं हम H2SO4, और इससे बनता क्या है, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का ये फार्मूला होता है। अभी के लिए देख लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा। हाइड्रोजन को लिखते हैं H2। H2 मीन्स हाइड्रोजन गैस, तो H2 हो गया हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और जिंक Zn। ठीक है, और इसके बाद H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, ये क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, और जिंक सल्फेट ZnSO4। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। ठीक है, H2 इतने जितने हैं उतने उधर ही हैं, दोनों तरफ इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। अगला अगर हम देखें यहाँ पे, एक हमने आयरन और पानी का रिएक्शन, ठीक है, लोहा और पानी का रिएक्शन। ऐसे आप तो समझ रहे होंगे कि लोहा और पानी तो रिएक्शन कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर हम लोहे पे पानी मिला दें तो आपने देखा होगा जंग लग जाती है, उस पर एक लेयर जम जाती है। तो एक तरह से आयरन और वाटर का रिएक्शन जो है वो यहाँ पे इक्वेशन में दिया गया है। तो इस इक्वेशन का मेन पर्पज आपको समीकरण का संतुलन सिखाना है। ठीक है, कैसे संतुलित करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक तो स्टेप दे रखा, यहाँ पे स्टेप दे रखा है, तो मैंने उसको ऐसे ही लिख रखा है कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है। अब कोई भी रिएक्शन है तो आपने पहला स्टेप क्या करना है, इसको हर एक पार्ट को बक्से में बंद कर देना है। जैसे आयरन को यहाँ पे बक्से में बंद कर लिया, ठीक है, आयरन को बक्से में बंद कर लिया, और पानी को बक्से में बंद कर लिया, Fe3O4 को बक्से में बंद कर लिया, और हाइड्रोजन को बक्से में बंद कर लिया। क्यों करते हैं, आगे देखेंगे क्यों करते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है कि जो भी रिएक्शन दी गई है उसको हम यहाँ पे बक्से में बंद कर लें। अब एक नियम बोलता है, नियम क्या बोलता है भाई, बक्से के अंदर की चीजें बदलेगी नहीं। जैसे अब ये H2 है तो H2 ही रहेगा, Fe3O4 है तो Fe3O4 ही रहेगा। ठीक है, H2O है तो इस H2O ही रहेगा, इसके अंदर कोई आपको छेड़खानी नहीं करनी है। अब Fe है, आयरन है, तो ये तो एक एलिमेंट ही है, तो ये बदलेगा ही नहीं। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप जो होता है हमारा, सेकेंड स्टेप क्या होता है, एक सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा परमाणु किसमें, सबसे अधिक परमाणु वाला यौगिक किस कौन है। ठीक है, सबसे अधिक परमाणु किसमें, इसमें एक परमाणु है आयरन में, आयरन तो खुद ही एक परमाणु है। ठीक है, H2O में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन का एक, तो टोटल 3 परमाणु हो गए। Fe3O4 में 7 परमाणु हैं, 4 ऑक्सीजन और 3 आयरन के। यहाँ पे कितने परमाणु हैं, 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, और यहाँ पे हाइड्रोजन के 2। सबसे ज्यादा परमाणु कौन से हैं, Fe3O4, तो हमने क्या चूज किया, Fe3O4, इसको हमने देख पहले, सबसे पहले इसको सिलेक्ट किया। अब
इसमें भी हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा परमाणुओं की संख्या किसमें है, तो क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, बक्से में बंद किया। सेकेंड स्टेप क्या होगा कि हमने उस यौगिक को चूज किया जिसमें सबसे ज्यादा परमाणु है। ठीक है, हमने काउंट कर लिया, 1 परमाणु, 3 परमाणु, 7 परमाणु, टोटल सबसे ज्यादा परमाणु किसमें थे, हमने देखा कि Fe3O4 में थे। अब इसमें भी हमने सबसे ज्यादा ज्यादा परमाणु जो था ऑक्सीजन, उसको सिलेक्ट किया। अब ऑक्सीजन की संख्या हमें दोनों तरफ करनी है बराबर। अब ठीक है, अब एक बार देखते हैं, इसको मिटा देता हूँ। हम्म, इसमें हमने देखा कि ऑक्सीजन यहाँ पे है 4, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये तो कॉमन सेंस कहता है कि यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये 4 हो गया। अब यहाँ पे देखो इस साइड हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। तो अगर हम यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन इधर भी 8 हो गए। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो बराबर हो गया, ऑक्सीजन को हमने पहले ही बराबर कर लिया था। बचा क्या, आयरन। आयरन अगर यहाँ पे देखो तो कितने हैं, 3 है। तो अगर हम 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गई जो हमारी रिएक्शन हो गया, ये क्या हो गया, संतुलित रिएक्शन। ठीक है, संतुलित समीकरण, रासायनिक समीकरण। अब इसको हम एक बार फाइनल लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 4 से। H2O पे किससे मल्टीप्लाई किया था, 4 से। आयरन पे हमने मल्टीप्लाई किया था 3 से। ठीक है, और यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था। तो ये जो होगी रिएक्शन, ये हमारी क्या होगी, संतुलित समीकरण। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो मैंने पहले ही बता दिया है कि तत्वों और यौगिकों के सूत्र नहीं बदल सकते। मतलब आपने Fe3O4 लिखा है ना, अब आप ये नहीं कर सकते कि मजाक मजाक में आपने इसको Fe2O7 लिख दिया और फिर भी बराबर करने में लगे हुए हैं। ठीक है, इसको बराबर नहीं किया जा सकता। ये रिएक्शन का नियम है संतुलित करने का, कि जो भी, इसलिए तो हमने बक्सा बनाया था ना कि भाई इसके बक्से के अंदर नहीं झांकना हमें कि क्या चल रहा है वहां पे। ठीक है, बक्से के अंदर वाली चीजें हमें नहीं देखनी, हमें बस इसमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं आगे संतुलित करने के लिए। ठीक है, तो अब ये आप एक बार पढ़ भी लेना आप कि स्टेप में क्या दिया हुआ है, मैंने इसको शॉर्टकट में समझा दिया। अब इस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल का मतलब ये होता है कि हमें पहले से कुछ नहीं पता होता, हम एक एक करके स्टेप करते जाते हैं और उसमें हमारा जैसे हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या है कि हमने मल्टीप्लाई किया इधर 4 से इधर 2 से, और हमने चेक किया कि उत्तर आ रहा है सही कि नहीं आ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हुई तो हम वापस से शुरू में चले जाते हैं और वापस से अपने चीजों को मॉडिफाई करते रहते हैं। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगला है भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। ठीक है, भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। अब हमने तो देख लिया कि भाई केमिकल, अब केमिकल रिएक्शन जो भी है, रासायनिक समीकरण, वो होता क्या है, परमाणु उसमें फिक्स रहते हैं भाई जितने। ऐसा तो है नहीं जैसे इधर आयरन है, इधर आपने पानी लिया था, आयरन और पानी, और इससे बना था Fe3O4 और प्लस हाइड्रोजन गैस निकली थी। अब इसमें परमाणु जो है केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, परमाणु बस इधर से उधर चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन किसके साथ था, हाइड्रोजन के साथ था। यहाँ पे ऑक्सीजन किसके साथ है, यहाँ पे आयरन के साथ है। तो परमाणु इधर से उधर चले जाएंगे, लेकिन परमाणुओं की संख्या नहीं बदलती है केमिकल रिएक्शन में। परमाणु टोटल जो जितने रिएक्टेंट में परमाणु होते हैं, इस सब इस तरफ रिएक्टेंट में परमाणु होते हैं, उतने ही परमाणु किधर होते हैं, प्रोडक्ट में होते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट में परमाणु की संख्या होती है। तो अब ये तो हो गया बात केमिकल रिएक्शन की, लेकिन अब भौतिक अवस्था, फिजिकल जो स्टेट है ना, इसमें भी बदलता है। भौतिक अवस्थाएं कितनी होती है, मैंने बताया था ना, ठोस द्रव गैस, और एक यहाँ पे जलीय अवस्था होती है जिसको एक्वस बोलते हैं।
AQ लिखते हैं, ठीक है। तो ठोस को तो सॉलिड से हो गया, और लिक्विड और गैस, ये तीनों तो पता ही है आपको। अब एक एक्वस और होता है, जैसे जो विलेन, उसको विलेन बोलते हैं, विलेन, ठीक है। सोल्यूशन, सोल्यूशन बोलते हैं इसको, सोल्यूशन, ठीक है। विलेन, तो विलेन जो होता है और सॉल्यूशन होता है, इसको हम एक्वस से लिखते हैं, AQ। क्या लिखते हैं? AQ, एक्वस, ठीक है। अब एक रिएक्शन देख ही लेते हैं, जैसे अभी इससे पहले देखा ना, जो संतुलित किया था हमने, कि आयरन और वाटर, पानी, पानी का समीकरण होता है, पानी का सूत्र होता है, फॉर्मूला H2O। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये H2O तो लिक्विड होता है, यहाँ पे जी गैस लिख रखा है। आयरन जो होता है ये तो सॉलिड होता है, आपको पता ही होगा। लोहा नहीं पता तो आप एक हाथ में लेना और दूसरे पे मार के देखना, ये पता चलेगा आपको कि सॉलिड होता है, ठीक है। और H2O को गैस यहाँ पे लिखने का कुछ कारण है, अभी आपको बताऊंगा क्या कारण है, ठीक है। और Fe3O4 ये है सॉलिड स्टेट में, ठीक है। ये सॉलिड इसको बोलते हैं कि ठोस अवस्था में है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, ये तो पता ही है, हाइड्रोजन गैस है, तो इसको H2 को गैस में लिखा है। अब यहाँ पे देखते हैं पानी का क्या कारण है कि पानी को हम ऐसे लिख रहे हैं। H2O जो होता है, पानी होता है, ये तीन अवस्थाओं में मिल सकता है। एक जो हम पानी पीते हैं उसमें, और एक भाप, पानी को गर्म कर दो तो भाप बन जाता है, और एक बर्फ, बर्फ जिसको आइस बोलते हैं इंग्लिश में। आइस जो होता है ये सॉलिड स्टेट में होता है ना। आइस क्या होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। भाप जो होता है वो गैस स्टेट में होता है, भाप। और जो जल, जो वाटर होता है नॉर्मल, उसको क्या होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। तो पानी तीनों स्टेट में, भाप बने या जल बने या वह बने, जो केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो H2O ही होता है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई बर्फ का क्या होता है फॉर्मूला, पानी का तो H2O होता है, सबको पता है। बर्फ का क्या होता है? तो बर्फ का भी H2O होता है, ठीक है। भाप का भी H2O होता है, लेकिन बर्फ, भाप और पानी में, तीनों में फर्क करने के लिए हम क्या करते हैं? भौतिक अवस्थाओं को भी साथ में लिखते हैं, ब्रैकेट में। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? भौतिक अवस्थाएं, जैसे सॉलिड, गैस, लिक्विड, एक्वस, ठीक है। ये सारी चीजें लिख देते हैं, जिससे कि सामने वाले को पता चल जाए कि भाई फिजिकल स्टेट क्या है, कि H2O को हमें रिएक्शन में पानी लेना है, या फिर भाप लेना है, बर्फ लेना है, या फिर कोई सोल्यूशन लेना है, ठीक है। सॉलिड लेना है, लिक्विड लेना है, गैस लेना है, या फिर एक्वस लेना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रायः हर समीकरण में भौतिक अवस्थाओं को शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि आवश्यक ना हो। हमें तो सारे समीकरण में लिखना जरूरी नहीं है जब तक कि आवश्यक ना हो, ठीक है। जब हमें स्पेसिफिक बताना है कि भाई ये वाली रिएक्शन में पानी से ही होगा रिएक्शन, ये मतलब लिक्विड से ही होगा, या ये रिएक्शन गैस से ही होगी, तो इसमें स्पेसिफिक जब बताना होता है तभी इसका यूज करते हैं, ठीक है। और क्या होता है रिएक्शन में? रिएक्शन में तीन और चीजें भी, इसके अलावा भी चीजें लिखते हैं, लेकिन तीन, कम से कम ये तीन चीजें और लिखते हैं, जैसे ताप, टेम्परेचर, ठीक है, दाब, उत्प्रेरक, ये सब लिखते हैं। जैसे क्या है, देखो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है, ठीक। हाइड्रोजन भी क्या है? एक गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का अगर रिएक्शन देखें तो इससे बनता है मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, CH3OH, मिथाइल अल्कोहल। ये जो मिथाइल अल्कोहल होता है ये लिक्विड होता है, ठीक। दो गैस के मिलने से एक लिक्विड बनता है। अब ये किस प्रेशर पे हो रहा है? प्रेशर कितना है? ये प्रेशर है 340 ATM। ATM मतलब दाब का एक यूनिट है, मात्रक है, ATM से लिखते हैं। अब जैसे अ, ये हो गया कि दाब को हम रस, अब ये इसमें जो एरो होता है इसके ऊपर या इसके नीचे लिख देते हैं, कहीं भी इसका आप ऊपर लिख दीजिए, जिससे पता चल जाए कि भाई इस स्पेसिफिक दाब पे ही होगा। इससे अगर कम ज्यादा कर देंगे तो ये रिएक्शन शायद ना हो, या फिर उसका प्रोडक्ट कुछ और बने, ठीक है। ये तो समीकरण लिखने का के साथ साथ हम ये भी दिखाते हैं। अगला जो समीकरण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो समीकरण है, उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि विलेन जो मैंने बोला, एक्वस सोल्यूशन, वो क्या होता है? एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन जैसे आपने पानी लिया, ठीक है, पानी में चीनी डाल दिया, और इसको मिला दिया, पानी में चीनी डाल के मिला दिया। आपको पता ही नहीं चलेगा कि पानी में चीनी है या नहीं, जब तक आप टेस्ट नहीं करें।
तो ऐसा चीज, ऐसा मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसमें आपको मतलब दिखे ना या विजुअल ना हो, इसमें पूरी तरीके से मिल जाए दो चीजें, उसमें क्या कहते हैं? विलेन कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे आप अगर पानी में आप सैंड या रेत मिला देंगे तो ये नहीं मिलेगा, आप कितना भी इसको हिलाते रहिए लेकिन नहीं मिलेगा। तो ये सॉल्यूशन नहीं हुआ। अगर पानी और रेत का मिश्रण है तो ये सॉल्यूशन नहीं हुआ, ठीक है। सॉल्यूशन तब होगा जब दोनों आपस में मिल जाए, ठीक है। इसको कभी बाद में ही देखेंगे, अभी हो सकता है आगे चैप्टर में हो। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन थी, जो मैं बोल रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, एक बार इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। इसमें अब इस रिएक्शन में देखें अगर, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल उत्प्रेरक जो होता है इसकी उपस्थिति में, जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये दो चीजों की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश तो मिल गया उसको, और क्लोरोफिल ये होता है उत्प्रेरक। क्लोरोफिल क्या होता है? उत्प्रेरक। तो ये उत्प्रेरक क्या होता है? प्रेरणा देता है। उत्प्रेरक मतलब कि कोई चीज को, जैसे अब जैसे मान लो कि तुम्हें मैं बता रहा हूँ, तो अब यही किताब दोबारा पढ़ोगे तो तुम्हें जल्दी समझ में आएगा चीजें। तो मैं, मुझे आप उत्प्रेरक कह सकते हो, ठीक है। उत्प्रेरक मतलब प्रेरणा दिया जिससे चीजें आसान हो गई, जल्दी से हो गई, ठीक है। और उत्प्रेरक का काम बस इतना ही होता है, वो अब क्रिया में भाग लेता नहीं है। जैसे मैं अब तुम्हारा एग्जाम देने नहीं जाऊंगा ना, है ना। मतलब पढ़ना तुम्हें है, एग्जाम तुम्हें देना है, जो भी अब क्रियाएं हो रही है वो तुम्हें करनी है सारा कुछ। लेकिन उत्प्रेरक जो होता है, उत्प्रेरक का काम मेरा है कि वो चीजों को थोड़ा सा आसान कर दूं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दूं, और ताकि ये जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है। तो उत्प्रेरक का काम यही होता है। उत्प्रेरक कभी भी अब क्रिया में भाग नहीं लेता, मैं तुम्हारा पेपर कभी भी नहीं दे सकता किसी भी मामले में, ठीक है। तो उत्प्रेरक कभी भी अब क्रिया में भाग नहीं लेता। और इसके बाद क्या है कि यहाँ पे रिएक्शन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम एक्वस, एक्वस कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक्वस मतलब कि पानी में मिला हुआ है, विलेन है, ठीक है, सॉल्यूशन है, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, और वाटर इसके साथ पानी में। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो रिएक्शन करते हैं वो उससे बनता क्या है? ग्लूकोज बनता है। एक्वस लिखा हुआ है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का फार्मूला भी याद कर लो, काम आएगा आगे, बहुत अच्छा है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6, इसको बोलते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है। और ये ग्लूकोज एक्चुअली एनर्जी के लिए यूज होता है, ग्लूकोज को से डायरेक्ट एनर्जी मिलती है। चीनी में भी, चीनी को भी अगर पानी में मिलाते हैं तो उसमें ग्लूकोज ही बनता है, ठीक है। डायरेक्ट एनर्जी के लिए यूज होता है। आप बहुत थके हुए हैं, आप पानी लीजिए, इसमें 2 चम्मच चीनी डालिए और पी जाइए, इससे क्या होगा, आपको तुरंत एनर्जी मिलती है, ठीक है। और इसमें जो सेकंड प्रोडक्ट होता है इस रिएक्शन में, वो होता है ऑक्सीजन और वाटर, ये निकलता है। कितने मॉलिक्यूल होते हैं, क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि आप ग्लूकोज के निर्माण की का इक्वेशन लिखे, ग्लूकोज के निर्माण का समीकरण लिखे, जो कि सूर्य मतलब जो कि पौधे करते हैं। पौधे क्या करते हैं भाई? पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, हवा से लेते हैं, और पानी जो जड़ों से होते हुए जाता है, और क्लोरोफिल जो पत्तियां होती है ना, पत्तियां ग्रीन कलर की होती हैं उसमें, जैसे मैं बता देता हूँ एक बार, ये होता है पौधा, ठीक है, ये पौधा है। अब यहाँ पे जड़ें हैं इसकी, जड़ों से क्या जाएगा? वाटर, पानी जड़ों से जाएगा। बाहर से इधर से क्या आएगा? CO2। और ये ग्रीन कलर की जो पत्तियां हैं, ग्रीन कलर की पत्तियां, इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सनलाइट, ये जो रिएक्शन होती है दिन में ही होती है, रात में नहीं हो सकती, क्योंकि सनलाइट नहीं है रात में, ठीक है। तो दिन में मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है, ठीक है। और
वाटर और CO2 आता है, तो इससे मिलने से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। जैसे बोलते हैं ना कि पेड़ पौधे अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं, मम्मी नहीं होते, उनके पापा नहीं होते बनाने के लिए, ठीक है, स्वयं अपना खाना बनाते हैं, तो वो ऐसे ही बनाते हैं। ये ग्लूकोज जो होता है ना, ये खाना ही होता है उनके लिए, एनर्जी होती है, ठीक है। मुझे लग रहा है समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ये आपने पहले देखा होगा या? वहां पे जो फर्स्ट क्रियाकलाप था, वहां पे हमने देखा कि वायु में जो मैग्नीशियम का रिबन जलाया गया था, उसमें उसको रेगमाल से साफ करते हैं। रेगमाल तो जानते ही होंगे। उससे हम साफ क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम मैग्नीशियम रिबन को हवा में छोड़ दें, मैग्नीशियम रिबन को हवा में ही छोड़ दें, कुछ ना करें, तो भी वायु में जो नमी होती है ना, आर्द्रता होती है वायु में, मॉइस्चर, तो मॉइस्चर क्या करता है, सफेद कलर की परत बना देता है। व्हाइट कलर का जो लेयर होता है, जैसे जैसे लोहे में जंग लगता है, आपने देखा होगा, वैसे ही क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन में भी बाहर से एक आवरण टाइप का हो जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, जलने में अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है, ठीक से जल नहीं पाता मैग्नीशियम। इससे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले उसको रेगमाल से साफ कर देते हैं, जिससे कि वो जो सफेद परत है सब वो हट जाए। अब यहाँ पे कुछ रासायनिक समीकरण है दूसरे में, जिसको हमें संतुलित करना है। ये 3 समीकरण है, मैंने यहाँ पे इसको संतुलित कर रखा है। जैसे आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे इसमें बोला है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ये मिलके हाइड्रोक्लोराइड बनाते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्लोरीन ये मिलके हाइड्रोक्लोराइड बनाते हैं। हाइड्रोजन को H2 से लिखते हैं, क्लोरीन को Cl2 से लिखते हैं, और HCl से बनता है हाइड्रोक्लोराइड। अगर H को संतुलित करेंगे तो 2 हाइड्रोजन है इधर रिएक्टेंट में, तो 2 हाइड्रोजन इधर पीछे ले आइए, 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा प्रोडक्ट में, तो हो जाएगा। अब बेरियम क्लोराइड, अगला बेरियम क्लोराइड को क्या लिखते हैं, BaCl2, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट को लिखते हैं Al2SO4 का। ये कैसे लिखते हैं, इसको मैं किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास लेके ये बता दूंगा कि लिखने का तरीका क्या होता है। मतलब ये जब मैं पीरियोडिक टेबल समझाऊंगा तो उसमें देख लेंगे पीरियोडिक टेबल में कि हम लिखते कैसे। अभी आप ये मान लीजिए कि एल्यूमिनियम सल्फेट को लिखने का यही तरीका होता है, Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। और इसके बाद अभी बनता क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या लिखा हुआ है, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट प्रोडक्ट हो गया, और AlCl3 दूसरा प्रोडक्ट हो गया। ऐसे ही सोडियम वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, ये भी लिखना है मैंने, सोडियम वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और H2। ये मैंने संतुलित कर ही दिया है, ठीक है। इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। अब इसमें क्या है कि सेकंड जो जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहे हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। इसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, दोनों पार्ट को। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिखा है मैंने, बेरियम क्लोराइड NaSO4, बेरियम बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, इन दोनों को मिलने से NaCl, जो कि नमक बोलते हैं इसको, NaCl को, जो हमारा नमक होता है खाने वाला, वो NaCl होता है, ठीक है, सॉल्ट। और BaSO4 बेरियम सल्फेट होता है, ये सॉलिड, इसको अवक्षेप बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेटेड, PPT इसको लिखते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, मतलब ये राख की तरह होता है, मतलब सॉलिड होता है, सॉलिड स्टेट में। और नमक तो पानी में घुला होता है, तो उसको एक्वस लिखते हैं, AQ लिखते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मिलने से नमक और पानी बनता है, ठीक है, इसको मिश्रण बनता है। अब अगला हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती कैसे हैं, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे हम रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं, कितनी होती हैं और कितने प्रकार होते हैं, कैसे होती हैं। तो अगर हम O2 लिखते हैं ना, जैसे ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूँ। O2 जो हम लिखते हैं, ऑक्सीजन गैस बोलते हैं, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है, H2 लिखते हैं। इसमें अंदर अंदर क्या होता है, ये O2 में बॉन्डिंग होती है, फ्रेंडशिप होती है, ठीक है, दोनों में फ्रेंडशिप होती है।
फ्रेंडशिप मान लो कि ये दोनों रस्सियों से जकड़े होते हैं एक दूसरे से। अगर इन दोनों को रिएक्शन कराना है ना, तो ये रस्सी को पहले तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंडशिप ब्रेक करनी पड़ेगी, है ना। इजी नहीं होता, दो लोगों में फ्रेंडशिप है, उनको ब्रेक करना इजी थोड़े होता है, ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। तो अब ये इस जो ये बॉन्डिंग होती है ना, मतलब ये जो इनकी फ्रेंडशिप होती है, इनको बोलते हैं बॉन्ड, ठीक है। बॉन्डिंग, जैसे दो फ्रेंड से बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है तो उनको तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो ये बॉन्ड होते हैं, या तो ये सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिखोगे सिंगल बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिखोगे तो डबल बॉन्ड हो गया, या फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन लिखोगे तो ये ट्रिपल बॉन्ड भी बनाते हैं, ऐसे कुछ कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस आप ये देख लीजिए कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं ये बॉन्ड के टूटने से होती है। बॉन्ड जब तक नहीं टूटेगा तब तक रासायनिक अभिक्रिया होंगे ही नहीं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं टाइप, कितने टाइप की होती है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, तीन चार टाइप हैं इसमें दिए हुए हैं, वो हम देखेंगे। रासायनिक, देखते हैं, रासायनिक क्रिया के समय किसी तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे परमाणु में नहीं बदलता। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भाग ले रहे हैं, तो ये नहीं कि यहाँ पे आयरन बन जाए, मतलब कोई नया परमाणु नहीं बन सकता। भाई परमाणु तो दोनों तरफ सेम रहेंगे, मैंने शुरू में भी बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया के दोनों तरफ परमाणु सेम रहते हैं। हो सकता है एक, मतलब परमाणु की संख्या सेम रहती है, परमाणु का इधर मतलब उलटफेर हो सकता है, ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ था पहले, और जैसे हमने पहले देखा था ना कि आयरन वाला क्या देखा था, आयरन था इसमें पानी से तो रिएक्शन हुआ, तो इसमें Fe2O3 बन गया, मतलब ऑक्सीजन जो था वो आयरन के साथ चला गया, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ था। भाई दोस्ती टूट गई हाइड्रोजन से यहाँ पे, तो इससे आयरन ऑक्साइड बन गया, आयरन से दोस्ती जाके कर ली, दोस्त तो बनाना ही है किसी को। लेकिन दोस्त जितने भी आदमी जो इंसान वहां पे रहेंगे ना, जैसे ऑक्सीजन एक है हाइड्रोजन एक है, तो ये दोनों तरफ सेम रहेंगे, ठीक है, दोनों तरफ क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब इसमें एक नेक्स्ट दिया हुआ है कि परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से, आबंध वही बॉन्ड, बॉन्ड जो मैंने बताया, इसमें परमाणु के आपसी बांध टूटने और जुड़ने से, मतलब इसकी दोस्ती ऑक्सीजन की दोस्ती यहाँ पे अगर देखें तो ऑक्सीजन की दोस्ती हाइड्रोजन से टूटी और आयरन से बन गई, तो हो गया रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, इसमें परमाणु नहीं बदलते हैं, और इसमें आपसी बंध टूटने और जुड़ने से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। बॉन्ड एक टूटेगा और दूसरा नया बॉन्ड बनेगा, दोस्ती टूटेगी, नए दोस्त बनेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको संयोजन बोलते हैं। संयोजन मतलब दो चीजों का जुड़ना, ठीक है, दो या दो से अधिक चीजों का जुड़ना, मतलब कंबाइन करना, कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अब एक एक पहले एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंट में क्या है कि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, बुझा हुआ नहीं, ये बिना बुझा हुआ चूना होता है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, बुझा नहीं बिना बुझा हुआ। CaO जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे ये लिखा हुआ ना बिना बुझा हुआ चूना, ये बिना बुझा हुआ चूना। और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्विक लाइम। लाइम मतलब चूना, और क्विक जो लगा देते हैं क्विक लाइम, ये बिना बुझा हुआ चूना। और एक होता है स्लैक लाइम, स्लैक लाइम मतलब बुझा हुआ चूना। तो अगर बिना बुझा हुआ चूना एक एक तरह से पत्थर होता है, देखो एक बीकर में एक पत्थर की तरह होता है चूना। अगर घर में आप, वैसे अब आता नहीं है, पहले होता था, 10 8 10 साल पहले होता था, अभी भी कहीं कहीं आता है। जो लोग बाकी चीजें अफोर्ड नहीं कर पाते, वो ये सस्ता होता है, बहुत सस्ता होता है, ये चूना लाते हैं। तो चूने का एक ढेर है, ठीक है, एक पत्थर जैसा है, इसको आप लाइए, इसमें पानी मिलाइए, क्या मिलाइए, वाटर, पानी। तो पहले तो आप देखेंगे कि एक धुआं निकलता रहता है बहुत तेज सा, और ऐसे लगता है कि ये मतलब बिना कुछ गर्म किए ही जल रहा है सब कुछ, मतलब यहाँ पे एक बहुत ही हॉट हो जाता है, बहुत ही गर्म हो जाता है बीकर, ठीक है। तो ये जो बिना बुझा हुआ जो पत्थर था, वो बिना बुझा हुआ चुना था, क्विक लाइम,
ठीक है, क्विकलाइम, उसको उसका फॉर्मूला था CaO। और जब ये बुझ गया, मतलब बुझ हो गया, मतलब ये पानी से मिल गया, तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसके साथ ही ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा मतलब बहुत सारी एनर्जी, हीट निकलती है, तो हीट निकलने से ये पूरा गर्म हो जाता है। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ क्या कि हमने दो चीजें ली, कैल्शियम ऑक्साइड लिया, और एक सेकेंड इसको मैं मिटा देता हूँ। हमने दो चीजें ली, एक कैल्शियम ऑक्साइड लिया, और एक हमने लिया वाटर, और इससे बना तो एक ही चीज बना। तो जब दो या दो से अधिक चीजों के मिलने से एकल उत्पाद बनता है, एकल उत्पाद मतलब सिंगल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, जब दो चीजों के मिलने से सिंगल प्रोडक्ट बनता है, तो इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन मतलब जुड़ गया, बस एक बन गया, बहुत सारी चीजों से मिलके एक चीज बना है। संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आपसे संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा पूछा जाए तो बता सकते हैं। ठीक है, अब इसका उपयोग क्या करते हैं, मैंने बताया ना आपको, दीवार में सफेदी करने के लिए करते हैं। तो आपको जैसे पूछा जाए कि चूना का उपयोग कहाँ पे होता है, तो दीवार में सफेदी करने के लिए होता है। जैसे नई नई कोई प्लास्टर होता है ना, नए 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 जगह पे कोई घर बनता है नया, तो प्लास्टर में सबसे पहला जो लेयर होता है वो चूना का होता है। अच्छा, अब आपसे कोई पूछे कि यार चूने में ऐसा क्या होता है कि भाई आपने पानी लिया, उसमें घोला चूना, एक घोल आपने दीवार पे लगाया, और वो इतना कड़ा कैसे हो गया। ठीक है, उससे दीवार की सेफ्टी कैसे होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपकी बुक्स में आपको सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है आपका, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो ये प्रोडक्ट बना ना, ये देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रोडक्ट बना, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है, कार्बन जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, ये वायु में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया कर लिया, और ये बना लिया CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो CaCO3 ये होता है, ये पत्थर की तरह होता है एकदम। तो इसको संगमरमर का फॉर्मूला भी यही होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना। संगमरमर का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ये एक तरह से बहुत ही ठोस हो जाता है, सॉलिड हो जाता है पत्थर। तो ये आपने देखा होगा, जैसे ही आपने पानी का घोल और इसको दीवार पे लगाया, तो ये बहुत ही सॉलिड हो गया। ठीक है, तो दीवारों पे एक कैल्शियम कार्बोनेट की क्या हो जाती है, लेयर, एक परत जम जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की, और यही यही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, अब एक अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आपने जो ओशियन देखा है, समुद्र देखा है कभी, समुद्र, समुद्र अगर नहीं देखा होगा तो आप समझ लो समुद्र में क्या होता है। जो ओशियन होता है, जैसे मान लो कि मैं अरेबियन सी है, अरेबियन सी नहीं, मैं बे ऑफ बंगाल लेता हूँ, अंडमान सी, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल लेता हूँ, बंगाल की खाड़ी जिसको हिंदी में बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी। इसमें मैं यहाँ पे मैं जा भी चुका हूँ। तो इसको देखते हैं, इसमें क्या होता है, आपको यहाँ पे छोटे छोटे ना कीड़े मिलेंगे समुद्र में, जिसको जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पॉलिप, आपको पॉलिप मिलेंगे। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का पत्र जम जाता है। ये जैसे शंख, शंख जो बनता है ना, वो शंख को मान लो, शंख जो बनता है वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की ही एक तरह से लेयर होती है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। उसमें कीड़ों को प्रोटेक्शन देने के लिए, जो कीड़े होते हैं उनके ऊपर एक लेयर जम जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की, उनको प्रोटेक्शन देती है। भाई इनको अगर मारोगे, अब कछुओं का मुझे नहीं पता, कछुओं के ऊपर जो लेयर होती है वो भी शायद कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, मैं आपको देख के बता दूंगा अगली क्लास में। ठीक है, तो इनके ऊपर जो कीड़ों के ऊपर इनको प्रोटेक्शन देने के लिए एक लेयर बन जाती है इनके ऊपर, जो इसको कोई मतलब बाहरी जंतु है उनको उनको मार नहीं पाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को क्या याद रखना है, ये बहुत ही सॉलिड हो जाता है। जैसे चूना को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड मतलब खुला छोड़ दें हवा में, चूना आपने लिया, ठीक है, सॉलिड चूना, पत्थर जैसा, आपने उसको पानी में डाला, पानी में रिएक्शन किया, पानी से बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, स्लैक लाइम, स्लैक लेम, ठीक है, लाइम, सॉरी लेम नहीं, लाइम, स्लैक लाइम बोलते हैं। और स्लैक लाइम में क्या होता है कि उस वो जब स्लैक लाइम में तो दीवार पे मैंने लगा दिया पानी के साथ ही, तो वो जो वायु में, हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से करता है रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। अब कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ही सॉलिड होता है,
सूख जाता है, मतलब एक तरह से दीवार, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ये 2-3 दिन लगता है इसको बनने में, ठीक है। 2-3 दिन बाद बोलते हैं कि भाई चूना से तुरंत करके उसको पानी मत मिलाइए दीवार पे। जैसे मान लो कि आपके पापा मम्मी पापा ने या फिर किसी ने घर में चूना से पेंट किया, मतलब चूना से कलर किया दीवार को, सफेदी किया, आप तुरंत जाइए 1 लोटा पानी डाल दीजिए उसमें, ठीक है, 1 गिलास पानी डाल दीजिए, तो उसमें क्या होगा, वो पानी से चूना सब उसमें घुल जाएगा और सब नीचे गिर जाएगा, पूरा मेहनत बेकार, ठीक है। करना मत, पिटाई होगी, ठीक है। और तो कैल्शियम कार्बोनेट जो बनता है इसको हम, संगमरमर का भी फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट होता है, बहुत ही सॉलिड होता है। अब कुछ रिएक्शन और उदाहरण है, उदाहरण क्या देख लेते हैं। कार्बन है, कोयले का दहन, उदाहरण क्या है, कोयले का दहन। अब कोयला में होता है कार्बन, कोयला, कोयला में होता है कार्बन, और ये हवा में होता है ऑक्सीजन। कार्बन इधर है, ये सॉलिड फॉर्म में है, कोयला तो सॉलिड ही होता है ना। ऑक्सीजन क्या है, गैस फॉर्म में है, और इससे बना कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन, कोयलों को हवा में जलाया तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के उड़ती रही, ठीक है, उड़ गई। तो ये भी क्या होता है, अब यहाँ पे देखो, एक प्रोडक्ट कार्बन था, एक रिएक्टेंट कार्बन था, एक रिएक्टेंट था ऑक्सीजन, दो के मिलने से एक बना, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजक क्रिया, ठीक है। अब दूसरा भी उदाहरण देख लेते हैं। आपने हाइड्रोजन गैस लिया, आपने पानी का मॉलिक्यूल लिया, और सॉरी, हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन गैस लिया, और इससे पानी बन गया। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बन गया, पानी बन गया। ये भी यहाँ पे दो प्रोडक्ट से एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये क्या है, संयोजक, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब एक होता है, अब रिएक्शन दो तरीके की हो सकती है भाई। एक रिएक्शन को या तो उसमें ऊष्मा निकलेगी या फिर ऊष्मा देना पड़ेगा, या तो उसको गर्म करना पड़ेगा या फिर ऊष्मा निकलेगी। तो सॉरी, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऊष्मा निकलती है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्मा निकल रही है, ठीक है। एंडोथर्मिक मतलब ऊष्मा देना पड़ रहा है, ठीक है, इसको गर्म करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या होगा, जैसे चूना वाला था ना, मैंने बताया था वो अपने आप गर्म हो जाता है, तो ये चूना का जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब देखो, प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस में मीथेन होता है, CH4 होता है, ठीक है। नेचुरल गैस में तो CH4 मीथेन है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और ऊर्जा देता है। तो ऊर्जा दिया ना, यहाँ पे बाहर ऊर्जा निकली, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। अब श्वसन, श्वसन होता है, ये भी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन बोलते हैं श्वसन, श्वसन, श्वसन में भी एक, ये भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अब अच्छा, ये समझा देता हूँ कि रेस्पिरेशन होता क्या है, श्वसन, श्वसन, रेस्पिरेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे हम खाना खाते हैं, खाने में क्या होता है, चावल खाते हैं, आलू की सब्जी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, इन सब में होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट टूट कर बनता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या होता है, हमारे शरीर में कोशिकाओं के उपस्थिति में ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा प्रदान करता है। ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अपने बारे में तो जानना जरूरी है ना, कि हमारा खाना डाइजेस्ट कैसे होता है, हमें ऊर्जा मिलती कहाँ से। तो ऊर्जा यहाँ से मिलती है, आपने खाया, चावल खाया, आलू खाया, अब इसको दांत से आपने बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, भाई ये था चावल, इसको आपने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया दांत में, ये, और ये अगर माउथ से ये सीधे इसको बोलते हैं गैस्ट्रो, नाम भूल गया इसको, जो नली होती है खाने की नली, इसको, इसमें खाना जाता है धीरे धीरे, और खाना टूटता जाता है, टूटता जाने का मतलब ये डाइजेस्ट होता जाता है। डाइजेशन सिस्टम अगर इसमें होगा आगे चल के, तो डाइजेशन सिस्टम में समझाऊंगा मैं कि डाइजेशन सिस्टम में होता कैसे है। तो डाइजेशन सिस्टम में क्या होता है कि, अच्छा ये लिखा हुआ है ना इसमें, अध्याय 6 में हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से।
तो इसमें चावल और जो भी है ब्रेड है ये सारा कुछ ब्रेक होता जाता है। ब्रेक होने के साथ साथ बनता है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जो बनता है ना, जैसे हम सांस लेते हैं, सांस में क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम लेते हैं, बोलते हैं ना कि हम श्वसन में हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो वो यही ग्रहण करने का मतलब है हम इसको यूज करते हैं। हवा को अंदर लेते हैं, ठीक है, सांस में। तो हवा से हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं। तो जो ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर निकालता है जो कार्बन डाइऑक्साइड। तो जल बनाता बनता है और इसके साथ ही ऊर्जा निकलती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। इस ऊर्जा को हम लिखते हैं एटीपी में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे इसको देखेंगे, बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। अगला क्या है, एक शाक सब्जी, मतलब जो भी वेजिटेबल्स हम जो भी खाते हैं उसको, वेजिटेबल्स या फिर सड़ जाती हैं विघटित होकर वो कंपोस्ट बनना, जैसे बोलते हैं ना खाद बनती है। खाद, गोबर गैस आपने देखा होगा, ठीक है। गोबर गैस, बायोगैस सिस्टम। तो ये गोबर गैस या बायोगैस सिस्टम में इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे साग सब्जियां हैं जो कि खराब हो जाती हैं, उसको हम विघटित, मतलब इसको बोलते हैं विघटन, विघटित होकर वो कंपोस्ट बनती है। कंपोस्ट मतलब होता है खाद, ठीक है। तो ये भी एक क्या ऊष्मा क्षेपीय क्रिया है, मतलब इसमें भी हम अब ऊष्मा क्षेपीय क्रिया के उदाहरण अगर हम पूछे तो 3 उदाहरण तो कम से कम दे ही सकते हैं कि भाई प्राकृतिक गैस का दहन, ये है प्राकृतिक गैस का दहन, ठीक है। और उसके बाद है श्वसन, श्वसन, और फिर शाक सब्जियों का विघटन। अब आगे चल के देखते हैं वियोजन या जैसे हमने पहले टाइप का क्या देखा, संयोजन। अब अगला टाइप क्या देखेंगे, वियोजन। वियोजन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज होना। जैसे बोलते हैं ना कि किसी की, जैसे कोई अगर किसी की डेथ हो जाती है तो बॉडी अगर 2-3 दिन बाद क्या होता है, अपने आप डिकम्पोज होने लगती है बॉडी, विघटन होने लगता है उसका, अपघटन या विघटन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ है, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल बोल रहे हैं लोग, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लो, यहाँ पे परख नली में क्रिस्टल ले रखा है, ठीक है। क्वथन नली इसको बोलते हैं, बॉइलिंग ट्यूब, मतलब ऐसा है जो कांच का हो, ये कुछ नहीं होता। कांच का बर्तन एक होता है जिसको हम गर्म कर सकते हैं, नॉर्मल टेस्ट ट्यूब को हम गर्म नहीं कर सकते, तो चटक जाती है। कांच को हम गर्म कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है, क्वथन नली। इसमें क्या लीजिए, फेरस सल्फेट क्रिस्टल लीजिए, ठीक है, और इसको गर्म कीजिए। अब इसका होता है इसमें कलर चेंज। गर्म करने से क्या होता है, कलर चेंज होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है फेरस सल्फेट क्रिस्टल हरे रंग में बदल जाता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो होता है वो किस रंग में बदल जाता है, हरे रंग में बदल जाता है। और एक अजीब सी गंध आती है, आप उसको अगर सूंघेंगे, यहाँ पे एक बार देखिए, ये देखिए लड़की क्या कर रही है, इस स्टीम जो यहाँ पे निकलता है इसको अपने तरफ खींच रही है थोड़ा सा, तो ये देखते हैं कि बहुत ही बदबू, गंध, एक बदबू नहीं बोल सकते उसको, एक अजीब सी गंध आती है, स्मेल आती है, ठीक है, अजीब सी स्मेल आती है। तो और इसके साथ ही इसका कलर चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। तो इस रिएक्शन, अब यहाँ पे रिएक्शन दिया भी हुआ है। अब आयरन सल्फेट लीजिए, ठीक है, फेरस सल्फेट इसको बोलते हैं, क्रिस्टल इसका है फेरस सल्फेट का। इसको गर्म कीजिए आप। अब देखो ये गर्म कर रहे हैं ना, इसका मतलब ऊष्मा देना पड़ रहा है, तो ये क्या है, एंडोथर्मिक है रिएक्शन, ठीक है। ऊष्मा शोषी रिएक्शन, ठीक, ऊष्मा शोषी मतलब कि उसको देना पड़ रहा है ऊष्मा, निकल नहीं रही है, ऊष्मा देना पड़ रहा है, गर्म ऊष्मा देना पड़ रहा है इसको गर्म करने के लिए। इसके बाद होता है फेरिक ऑक्साइड। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये 3 चीजें बनती हैं कंपाउंड, फेरस ऑक्साइड, फेरिक सॉरी फेरिक ऑक्साइड, SO2, SO3, इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। डाई मतलब 2 ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ट्राई मतलब 3 ऑक्साइड, ठीक है, सल्फर। आपको तो ये पता होगा ना, सल्फर, ऑक्सीजन, आयरन, ये सब तो एलिमेंट्स हैं। पीरियोडिक टेबल किसी दिन बताऊंगा, पीरियोडिक टेबल में सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अभी तो मेन फोकस आप रिएक्शन समझने के लिए कीजिए कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। वियोजन में क्या होता है, अब यहाँ पे एक कंपाउंड था, ठीक है, ये वियोजित होकर 3 बन गए, ठीक है। तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी, वियोजन की अभिक्रिया होगी, क्योंकि एक कंपाउंड से 3 बन रहा है।
3 कंपाउंड के नाम भी देख लीजिए। अब आप ये याद याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको जब भी एग्जाम में पूछा जाए, सीधा सीधा आपने ये रिएक्शन लिख दिया कि भाई ये उदाहरण है, आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे ना। अब एक उदाहरण ये भी दिया हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट, अब उल्टा रिएक्शन देखो, कैल्शियम कार्बोनेट अभी बना था ना उधर चूना पत्थर, अब इसको गर्म कर दो, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करो, गर्म करो, ज्यादा गर्म करना पड़ेगा इसको, तो इससे बनता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। ये उसी रिएक्शन का उल्टा हो रहा है, ठीक है। अब इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, यहाँ पे कलर लिखा हुआ है CaO को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, क्विक क्विक, ठीक है। बुझा हुआ चूना तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। एक, चलो कोई बात नहीं, एक नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए, ये बोल रहा है। देखो एक बर्नर है, यहाँ पे एक क्वाथन नली, बॉइलिंग ट्यूब जो पहले ही था, जिसको हम ऐसी जो कांच की बोतल जिसको हम गर्म कर सकें, नहीं तो चटक जाएगा ना नॉर्मल ट्यूब लेंगे तो। इसको चिमटे से पकड़ना है, ये इतना तो समझ में आ ही रहा है कि भाई गर्म कर रहे हैं तो चिमटे से, हाथ से नहीं पकड़ सकते, नहीं तो फिर जल जाएंगे। इसमें लेड नाइट्रेट हम लेते हैं, लेड नाइट्रेट का हम चूर्ण लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लेड नाइट्रेट का, ये देखो फॉर्मूला है यहाँ पे, लेड नाइट्रेट का चूर्ण, इसको तापन, तापन मतलब ऊष्मा दिया गया, गर्म किया गया, हीट किया गया, तो इससे लेड ऑक्साइड बनता है, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इधर ये इतना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इधर ऑक्सीजन होता है। तो इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है ना, NO2, ये जो गैस होती है, ये गैस जब आप पर्सनली में देखेंगे ना, तो ये ब्राउन कलर की गैस होती है, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है, ब्राउन कलर की गैस होती है, ये निकलना शुरू हो जाएगा भाई। अब टेस्ट ट्यूब से यहाँ देखो, ये ब्राउन कलर की निकल रही है, ये देखो। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाई लेड नाइट्रेट को अगर हम गर्म करें तो कौन सी कलर की गैस निकलेगी, और मान लो कि वो, जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे, बहुत इंटरेस्टिंग है, जवाब देना। नहीं देंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ही, अब आप वेरीफाई भी कर लेना आप कि कौन सा जवाब का सही रहता है। क्वेश्चन मेरा ये है, ठीक है, कि लेड नाइट्रेट, ये है लेड नाइट्रेट, इसको मैंने किया गर्म, ये है हीट सिंबल, गर्म किया। मैं बोलता हूँ इसमें एक ए गैस निकली और एक बी गैस निकली, और एक सी सॉलिड प्रोडक्ट बना। ध्यान से सुनना, ठीक है। ए गैस निकली और एक बी गैस निकली। लेकिन मैं यहाँ पे बैठा था तो मैंने टेस्ट ट्यूब में देखा, ये ब्राउन कलर की गैस निकल रही है, एक ब्राउन कलर का एक धुआं निकल रहा है, ठीक है। ब्राउन कलर का धुआं निकल रहा है। तो ये धुआं किस गैस के कारण निकल रहा है, वो गैस का नाम बताना है आपको, किस गैस के कारण निकल रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे ये है एक, अच्छा हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि अब इसमें मजा भी आएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी देखिए कैसे, इसमें क्या है, जल का अवघटन रिएक्शन, वैद्युत अवघटन, ये रिएक्शन का, ये पूरे प्रक्रिया प्रोसेस का नाम है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। इसमें एक बैटरी लीजिए, ये बैटरी है, बैटरी आपने देखा होगा, एक सेल होता है, सेल, या फिर एक पहले टॉर्च में बैटरी आती है ऐसे ही। बैटरी आपको पता भी होगा, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो जो यहाँ पे प्लस होता है इसको बोलते हैं एनोड, नाम याद कर लो, प्लस को क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं बैटरी, माइनस को बोलते हैं कैथोड, ठीक है। अब इसमें एक स्विच, एक लगा लो स्विच, मतलब बटन मान लो, इसको हमारे उधर बटन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें ग्रेफाइट की रॉड ले लो, यहाँ पे ग्रेफाइट मतलब एक पेंसिल के अंदर जो ब्लैक कलर का होता है वो भी ग्रेफाइट ही होता है, एक ग्रेफाइट की रॉड ले लो, जिस ग्रेफाइट में जैसे करंट दौड़ सकता है, ठीक है, यहाँ पे करंट दौड़ सकता है, इसलिए ग्रेफाइट की रॉड लेते हैं, और इसमें पानी में डाल दो अंदर, ये मग है, मग में ये पूरा सेटअप, मतलब यहाँ पे आप सेटअप पढ़ लेना कैसे है। मेन जो पॉइंट है वो मैं बता रहा हूँ आपको,
मेन पॉइंट ये है कि जो कैथोड है ये नेगेटिव होता है। बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है, दो टर्मिनल होते हैं ना, नेगेटिव पॉजिटिव, तो जो नेगेटिव टर्मिनल है इस पे एक गैस, यहाँ पे इस वाले जो परखनली है, इस परखनली में एक गैस, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाती है। हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है। और जो यहाँ पे ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस निकलती है और यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होती है। ठीक है। परख नली में अगर आप एक्सपेरिमेंट को कभी करने का मौका मिला तो आप देखेंगे। ठीक है। अब ये गैस पता कैसे चलता है? पता चलता है, यहाँ पे बुलबुले ये निकल रहे हैं ना, छोटे छोटे ये बबल्स। तो ये बबल्स जो निकल रहे हैं ये बेसिकली ये बबल्स ही हैं। ये बबल्स ही हैं जिससे हमें पता चलता है कि गैस यहाँ पे बन रही है। अब अगर मान लो इस परखनली को आप निकालते हैं बाहर ना, अच्छा एक सेकंड, एक बहुत ही और इम्पोर्टेंट चीज मिस हो गई। एक बार इसको मिटा देता हूँ। एक इम्पोर्टेंट चीज ये मिस हो गई कि आप अगर देखेंगे वॉल्यूम, तो इस हाइड्रोजन का वॉल्यूम ज्यादा है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम कम है। ऐसा क्यों होता है? इस, इसको भी मैं बता ही देता हूँ, आप सोचिएगा, और इसको मैं बता ही देता हूँ क्यों होता है। पहले क्वेश्चन ये है कि क्या दोनों परखनली में एकत्रित गैस का आयतन समान है? आंसर तो है नहीं भाई, समान तो नहीं है ना, एक में ज्यादा एक में कम है। लेकिन हाइड्रोजन में ज्यादा होता है, ऑक्सीजन में कम होता है, ये इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, कि कैसे होता है। अब चलो इसको भी बता देता हूँ कैसे होता है। ये पहले कैसे होता है इसके लिए रिएक्शन समझते हैं। ये H2O है, H2O से क्या बनता है, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इसको बोलते हैं क्या, वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं, जो भी बोल लीजिए। इससे हाइड्रोजन बनता है, इससे ऑक्सीजन बनता है। अब इसको संतुलित कीजिए, देखिए यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, दो, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, एक, तो इसको दो से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे तो चार हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे दो ही हाइड्रोजन, तो इसको दो से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए, जैसे मैंने इसको बोला था डिब्बे में बंद कर लो, तो ये डिब्बे में बंद किया, ये डिब्बे में बंद किया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जब भी रिएक्शन हो रही है ना, तो हाइड्रोजन दो गुना बन रहा है। एक सेकंड। हम्म हाइड्रोजन यहाँ पे दो गुना बन रहा है और ऑक्सीजन एक गुना बन रहा है, मतलब 2:1 रेशियो है। मतलब ऑक्सीजन जितना बनेगा हाइड्रोजन उसका क्या बनेगा, डबल बनेगा। तो इसीलिए हाइड्रोजन की यहाँ पे मात्रा जो होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई किस गैस की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे मैं क्वेश्चन बना के देता हूँ। जब जल का वैद्युत अपघटन किया जाता है तो दो गैसें बनती हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इनमें से किस गैस की मात्रा अधिक होती है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा। अच्छा, अब मान लो कि तुम्हें नहीं पता कि किस वाली गैस की मात्रा अधिक होती है, और गैस क्योंकि दिखती नहीं है ना, लेकिन तुम्हें ये पता करना है कि कौन सी गैस ऑक्सीजन है और कौन सी हाइड्रोजन है। तो एक सिंपल सा टेस्ट होता है। ठीक है। ये टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों परखनलियों के मुंह पर ले जाकर इन गैसों की जांच कीजिए। खुद से नहीं करना एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इसको टीचर करेंगे। पता लगा आग ही लगवा दिए तुम लैब लैब में। ठीक है। अ, इसमें क्या होता है, जो अब इसमें एक थोड़ा सा एक फैक्ट है। ठीक है, ऑक्सीजन जो गैस होती है ये जलने में हेल्प करती है। ठीक है। जैसे मान लो कहीं आग आग लग जाए, पहले से लगी हो, तो उसमें अगर ऑक्सीजन हम डाल दे तो और आग लग जाती है, मतलब आग बढ़ जाती है बुझने के बजाय। तो इसलिए हम जो आग के लिए बुझाने के लिए यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन यूज नहीं करते, ऑक्सीजन तो से तो और आग बढ़ेगी। तो अगर मोमबत्ती नहीं बुझी, मोमबत्ती उसके सामने ले गए, परखनली के सामने, और मान लो नहीं बुझी, तो नहीं बुझी तो इसका मतलब क्या है, या तेज हो गई, उसका लो क्या हो गया, तेज हो गया, तो इसका मतलब कि उस वाली परखनली में ऑक्सीजन है। और जिस परखनली में तेज नहीं हुई, बुझ गई, उसमें क्या, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हेल्प नहीं करती उसको जलने में। ठीक है? तो ये तो हो गया कि हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं दोनों में क्या। एक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है,
यहाँ पे देखो, एक एक डिश लिया गया है जिसको चाइनीज डिश है, ठीक है। इसमें सिल्वर क्लोराइड रख दिया गया है, सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसे होता है? व्हाइट। सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसे होता है? व्हाइट। इसको थोड़ी देर क्या करते हैं, धूप में रख देते हैं। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है ना, धूप में इसको रख देते हैं थोड़ी देर। तो सूर्य का जो, अब यहाँ पे देखो क्या लिख, अब इसको रखने से क्या होगा, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का, ये बड़ी बड़ी हिंदी के वर्ड्स फेंक रखे हैं इसमें। देखो, धूसर का मतलब होता है ग्रे, ग्रे कलर, ठीक है। ग्रे कलर का हो जाता है। अब पहले क्या था, व्हाइट कलर का था सिल्वर क्लोराइड। इसको आपने धूप में रखा तो ये ग्रे ग्रे कलर का हो जाता है। वो ग्रे कलर होता क्यों है, वो रिएक्शन से समझेंगे, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? AgCl। प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश उपस्थित है तो इसमें क्या होता है, ये दो भाग में बढ़ जाता है, ठीक है, सिल्वर और क्लोराइड। क्वेश्चन है ऐसा क्यों होता है, दूसरा कलर का ग्रे कलर का क्यों बन जाता है? तो ये सिल्वर और क्लोराइड की वजह से, ये जो, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का जो विघटन हो जाता है, एक तरह से विघटन की क्रिया है ना, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, विघटन हो जाता है। अब इसमें क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिमिलर सा एक दूसरा रिएक्शन सिल्वर ब्रोमाइड का ले लो तो ये भी सूर्य का प्रकाश में सिल्वर और ब्रोमाइड बन जाता है। अब देखो, सिल्वर ब्रोमाइड ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप अभी तो, आप लोग को पता नहीं होगा, अभी तो आप क्या करते हैं, मोबाइल का कैमरा लिए फोटो खींच लिए, मोबाइल कैमरा लिए बटन क्लिक किया, फोटो आ गई आपकी डिजिटल। सारा चीजें डिजिटल मीडिया में हो गया। अब आपने डिजिटल कैमरा भी डिजिटल आ गए हैं, कैमरा से आप फोटो खींचे सीधा सीधा आप प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आती थी एक नेगेटिव बोलते थे उसको, इमेज एक ऐसे, इसको रील, हमारे उधर तो रील बोलते थे, ठीक है, हमारे घर की तरफ। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता था। ये जब इसमें फोटो खींचते थे तो पहले इसका नेगेटिव बनता था, ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे एकदम घोस्ट की तरह फोटो आती है ऐसे, ठीक है। और फिर इसको हम इसको बोलते थे कि इस चीज को फोटोग्राफी में आगे इसको, मतलब इसमें केमिकल वगैरह डाल के और इसमें बड़ा फोटो लेते थे। इसी फोटो का नेगेटिव का पॉजिटिव लेते थे, उस बड़ा बनता था। मतलब हमारी नेगेटिव का मतलब उल्टी फोटो आती थी, ठीक है। और इसको फिर वापस जब प्रिंट करते थे तो उसको सीधा करते थे तो बढ़िया से फोटो छप जाती थी। तो ये जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आती थी ना, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जो पहले की आती थी, अब तो कलरफुल वर्ल्ड हो गया है। आपका एक चैप्टर भी है कलरफुल वर्ल्ड, आगे चल के कलरफुल वर्ल्ड हम देखेंगे, कलरफुल वर्ल्ड क्या है। लेकिन अभी तो रंग बिरंगी दुनिया हो गई है। पहले ब्लैक एंड व्हाइट, 10 साल पहले ब्लैक एंड व्हाइट, 15 साल पहले चलती थी, ठीक है। इसमें नेगेटिव यूज होता था, इसको रील बोलते थे हम, ये तो आते थे। और इसमें ये, अब ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अब बस आप इतना समझ लीजिए कि सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है ना, सिल्वर ब्रोमाइड, इसको हम यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। और ये जो फोटोग्राफी होता था ये बहुत ही अंधेरे कमरे में होता था। अगर इसमें धूप लग गई तो ये तुरंत ही विघटित होके सिल्वर और ब्रोमाइड बना लेगा। तो इसमें धूप नहीं लगना चाहिए। और धूप में बाद में सुखवाते थे, लेकिन बाद में इसको धूप में सुखाते थे, ठीक है। अब वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों के तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब आपने देखा ना पहले कि उसको गर्म करने, जैसे AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड है, तो इसको हमने हीट किया। सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा ही होती है ना, ऊर्जा से इसको गर्म किया, विद्युत ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से, या फिर हम ऊष्मा, इसको गर्म करते हैं तो ये सिल्वर और ब्रोमियम में टूट जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसमें हम ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा आवश्यक है, ठीक है। अभी एक एक्सपेरिमेंट और दे रखा है, बोल रहा है कि आप बेरियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, जिसका फॉर्मूला होता है BaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, BaOH होल ट्वाइस। इसमें NH4Cl अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए। अब अमोनियम क्लोराइड को अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड में मिलाते हैं ना, तो बोलते हैं कि, मतलब हम एक क्रियाकलाप जो है, एक्सपेरिमेंट है, वो करने के लिए क्या है कि आप एक बीकर लीजिए, इसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड पहले डालिए, ठीक है। इसके बाद इसमें अमोनियम क्लोराइड डालिए, NH4Cl,
तो ये देखेंगे कि आप ये बीकर गर्म होता है कि नहीं, तो बीकर एक्चुअली ठंडा हो जाता है, क्योंकि ये जो अपक्रिया है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, इसमें ऊष्मा खत्म हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, बढ़ती नहीं है, ठीक है, ये एंडोथर्मिक है, इसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या करते हैं कि भाई पहला क्वेश्चन है सफेदी करने के लिए क्या यूज होता है, मैंने आपको बता ही रखा है, क्विक लाइम। अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, क्विक लाइम यूज होता है या फिर स्लैक लाइम यूज होता है, स्लैक लाइम यूज होता है, या फिर इसको बुझा हुआ चूना, इसको बिना बुझा हुआ चूना, या फिर दोनों में से कौन सा यूज होता है, ये आपको बताना है, ठीक है, मैं बता चुका हूँ, अभी आप वापस से देखेंगे या फिर आप हो सकता है आपको याद ही हो, बता दीजिएगा। इसका नाम लिखना है और इसका सूत्र लिखना है। तो नाम तो मैंने बोल दिया, अब इसको हिंदी में आप देख लेना, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसका नाम है, केमिकल नेम। इसमें जल के साथ अभिक्रिया, ये पहले दिया हुआ है, जल के साथ अभिक्रिया, इसको बस आपको वहां से देख के लिखना है, ये आपका होमवर्क। क्या है? होमवर्क। भाई कुछ आप तो भी तो करोगे है ना? तो ठीक है। एक परखनली में अगला अगला क्या है, एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे से दुगनी क्यों होती है, 2:1 का रेशियो क्यों होता है, या मैं आपको समझा चुका हूँ कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, विद्युत अपघटन क्रियाकलाप 1.7 वही है इलेक्ट्रोलाइसिस वाला, जिसमें 2:1 होता है, क्योंकि ये बैलेंस करने के टाइम हाइड्रोजन दोगुना आता है यहाँ पे, ट्वाइस, और ये ऑक्सीजन सिंगुलर। चलो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।